हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए लेकर के आया हूं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप जान रहे रेडॉक्स हम लोग का चल रहा है, उसका लेक्चर 2। हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। अब यहाँ पर सवाल क्या आता है कि सर ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में तो लेक्चर 1 में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो बेसिकली हम लोगों ने लेक्चर 1 में जो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में समझा था, तो बस यही समझा था कि ऑक्सीडेशन नंबर होते क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर का यूज करके हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस को समझा था, उसको डिफाइन करना सीखा था। लेकिन आज का लेक्चर महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो हम लोग देखते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ, इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर पता करने के रूल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। इन रूल्स में कुछ सेट ऑफ रूल्स है, उन सेट ऑफ रूल्स में हम लोग बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं बाय द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम एलिमेंट्स। तो कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर हमें याद करना पड़ता है, यही हम लोग यहाँ पर आज सीखने वाले। तो वो कौन कौन से एलिमेंट है और वो क्या क्या है, आइए चलते हैं लेक्चर की ओर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें आपसे बेटा कि पहला रूल क्या कहता है, तो पहला रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर, मैं ओ नंबर लिख रहा हूं, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स in a molecule is equals to the charge present on it is equals to the charge present on it। अब इसका मतलब समझिएगा। बोलेंगे अगर सर चार्ज हुआ ही नहीं तो हम उसको जीरो से इक्वेट करेंगे। अगर चार्ज हुआ ही नहीं तो हम उसे जीरो से इक्वेट करेंगे। तो ये याद रखिएगा, इज इक्वल्स टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है दैट इज KMnO4। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? अब मुझे इसका तो नहीं पता, इसका ऑक्सीडेशन नंबर को मैं लेट सपोज A मान ले रहा हूं, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को लेट सपोज मैं B मान ले रहा हूं, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर को लेट सपोज मैंने C मान लिया। क्लियर है क्या? अब अगर आपसे कोई पूछेगा इस KMnO4 के ऊपर में चार्ज कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? चार्ज तो जीरो है। क्यों? न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है तो चार्ज क्या होगा बेटा? जीरो होगा। और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये हर एक एलिमेंट के एक एटम के लिए वैलिड है। ये मतलब अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर A मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन एटम ऑफ K, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? A है। तो मैं क्या बोल रहा हूं? बोलता है इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर मैं कर दूं ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द, यहां पर लिख देता हूं एटम्स ऑफ द एलिमेंट, एटम्स ऑफ द एलिमेंट क्या होगा? सम जीरो के बराबर होगा, क्योंकि इसके ऊपर में चार्ज क्या है? जीरो है। क्या लिखूंगा? कितना पोटासियम है? 1। तो मैं लिख दूंगा A इंटू 1 प्लस B इंटू 1 प्लस 4 इंटू C बराबर 0। क्यों मैंने 0 लिखा? आया क्या समझ में? क्यों मैंने यहाँ 0 लिखा, समझ में आया क्या? अब बोलेंगे नहीं सर, अगर कोई चार्ज होता, लेट सपोज कोई चार्ज वाला मॉलिक्यूल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल CO3 - अब इसका मैंने मान लिया है X और इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया है Y। फिलहाल अभी हम लोग मान के कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पता नहीं है। ठीक है, आगे जैसे जैसे रूल्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पता चलेगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? X प्लस 3Y बराबर चार्ज। ये चार्ज कितना है बेटा? चार्ज -2 के बराबर है। चार्ज -2 के बराबर है। क्लियर है क्या? चार्ज -2 के बराबर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के रूल नंबर 1 यही कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर का अगर हम सम करें तो वो उसके चार्ज के बराबर होगा। बोलेंगे सर अगर प्लस होता तो, अगर प्लस होता तो एग्जाम्पल प्लस वाला भी लीजिए, ले लिया प्लस वाला। अब यहां पर मैं क्या मान लूंगा? यहां पर मैं अगर N का ऑक्सीडेशन नंबर को L मान लूं और H का ऑक्सीडेशन नंबर को M मान लूं, तो क्या हो जाएगा? L
इंटू 1, क्योंकि नाइट्रोजन 1 है। हाइड्रोजन कितना बेटा 4 इंटू m बराबर क्या लिखेंगे इसका चार्ज। चार्ज कितना बेटा +1। चार्ज कितना बेटा +1। इस तरीका से इक्वेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि सर अगर हमको किसी का ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाए, जैसे लेट सपोज मुझे पोटासियम और ऑक्सीजन का पता चल जाए तो मैं मैंगनीज का निकाल सकता हूं। तो हम लोग अभी धीरे धीरे करके कुछ का ऑक्सीडेशन नंबर को याद रखेंगे। वो कौन कौन से, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही है, तो उन कुछ को हम लोग को याद रखना पड़ेगा ताकि हम लोग क्वेश्चन को बना सके। क्लियर है क्या? रूल नंबर 2, अगर मैं रूल नंबर 2 का बात करूं बेटा, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द atom of the element, on the atom of the element bonded to same element, bonded to same element or present in their native state, present in their native state will be zero, will be zero। क्या कहता है बेटा? अगर नेटिव स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। इसको हम लोग बात प्रूव भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं बोलूं सोडियम का, मैं बात करूं सोडियम का, मैं बात करूं मैग्नीशियम का, मैं बात करूं O2 का, मैं बात करूं P4 का, मैं बात करूं S8 का। अब देखो यहां पर ऐसे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं जहां पर या तो वो अकेला एलिमेंट प्रेजेंट, एलिमेंट का एटम प्रेजेंट है, या तो वो अपने जैसे के साथ ही जुड़ा हुआ है। अब हो सकता है वहां वो 2 के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है वो वहां पर 4 के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है वो अपने आप के जैसे एटम के साथ 8 के साथ जुड़ा हुआ हो। मतलब ये तो डिसाइड होगा कि वो नेटिव स्टेट में किस अवस्था में पाया जाता है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मैं क्या बोलूंगा? 0। मैं क्या बोलूंगा? 0। इसका पूछेगा 0, इसका पूछेगा 0, इसका पूछेगा 0, इसका पूछेगा 0। हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं इसी बात को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेट सपोज मैंने इसका x मान लिया, तो मैं x को किसके इक्वेट करूंगा? जो इसके ऊपर चार्ज है, तो कोई चार्ज है क्या? नहीं है, तो मैं बोलूंगा 0। मैं यहां पर भी x को किसके साथ इक्वेट करूंगा? जो इस पे चार्ज हो अकॉर्डिंग टू द अबव, तो मैं क्या बोलूंगा? 0। अब यहां पर मैं मान लो 2x लिख देता और लिखता 2x को किसके साथ इक्वेट करता? 0, तो x का वैल्यू भी क्या आ जाता है? 0। अगर मैं यहां पर 4x को 0 के साथ इक्वेट करता तो भी x का वैल्यू क्या आ जाता बेटा? 0। अगर मैं यहां पर x मानता इसका और मैं बोलता कि यहां पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तुम बोलते 8 इंटू एक्स, लेकिन उस 8 इंटू एक्स को मैं किससे इक्वेट करता? क्योंकि एसिड पे कोई चार्ज है क्या? नहीं, तो मैं किसके साथ इक्वेट करता? 0। तो x का आंसर यहां पर भी क्या आ जाता? 0। तो यहां से रूल नंबर 2 क्या कहता है? किसी भी एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, किसी भी एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है अपने नेटिव स्टेट में, या फिर अगर वो एटम खुद से जुड़ा हुआ हो, तो हम क्या कंसीडर करेंगे बेटा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर को 0 कंसीडर करेंगे, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को 0 कंसीडर करेंगे। क्या ये 2 रूल आपके दिमाग में फिट हो गया? क्या ये 2 रूल आपके दिमाग में फिट हो गया? आइए बात करें रूल नंबर 3 के बारे में। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है बेटा, the oxidation number on the charged ion, on the charged atom लिख लो, on the charged atom, या फिर आप यहां पर लिख सकते हो जो मोनो एटॉमिक हो। पॉली एटॉमिक का बात नहीं कर रहे, क्योंकि पॉली एटॉमिक होगा तो वहां पर एक से अधिक डिफरेंट एलिमेंट होंगे। जैसे यहां पर चार्ज, यहां पर चार्ज था, तब वहां पर हमको किसी का पता होना चाहिए, तब हम दूसरे का फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी मोनो एटॉमिक का बात कर रहा हूं, मैं चार्ज एटम लिख रहा हूं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मोनो एटॉमिक, मैं क्लियर भी कर दे रहा हूं, ठीक है। या यहां आयन लिख लो, ठीक, यहां आयन लिख लो, चार्ज्ड आयन, और कैसा होना चाहिए? वो मोनो एटॉमिक होना चाहिए। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द चार्ज्ड आयन विल
equals to its charge। अब मैं एग्जांपल पे बात करता हूं। लेट सपोज आपके पास O2 माइनस लिखा हुआ है, कोई हमसे पूछेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, हो सकता है कहीं पर लिखा हुआ N3 माइनस, आपसे पूछ ले इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आप O2 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताओगे, -2। क्या बताओगे, -2। यहां पर क्या बताओगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, -3। क्लियर है क्या। अगर कहीं पर मेरे को लिखा हुआ है Na+, तो मैं क्या बताऊंगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +1। अच्छा, ये तीनों रूल्स को देखने के बाद आपको क्या पता चला, एक नोट पॉइंट यहां पर पता चला, ज्ञान की बात, जीकेबी क्या पता चला, जीकेबी ये पता चलता है बेटा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी 0, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है क्या। तो ये ज्ञान की बात याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स है जो आपको ध्यान रहने चाहिए। अब हम लोग जो बात करेंगे रूल नंबर 4। अब यहां से जो सिलसिला बेटा स्टार्ट होगा ना, वो सिलसिला हम लोगों को बताएगा कि वो कौन कौन से स्पेसिफिक एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें याद होना चाहिए। तो आइए बात करें वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ alkali metals will be +1, तो एल्कली मेटल्स में क्या आ जाएगा, ली, ना, के, रब, से, फरियाद। ये कुछ एलिमेंट्स है एल्कली मेटल्स के। कौन कौन से हैं, ली याद करना, अगर 10वीं के बालक हो जो अभी 11वीं में आए हो भैया, वो इस तरीका से याद कर, टारगेट वाले जो स्टूडेंट्स होंगे या 12th वाले जो होंगे उन्हें इसका ट्रिक पता होगा। ली, ना, के, रब से फरियाद। क्लियर। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहने वाला बेटा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 रहने वाला है। क्लियर। रूल नंबर 5 क्या कहता है बेटा, रूल नंबर 5 ये कहता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या बोलता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल विल बी +2। क्या होगा एल्कलाइन अर्थ मेटल का बेटा, +2 हो जाएगा। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से होते हैं, देखे जरा कौन कौन से हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये है Be, ये है Mg, फिर Ca, फिर Sr, फिर Ba। इसका याद कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। क्लियर। इसके बाद रेडियम भी आता है, इसके बाद रेडियम भी आएगा। क्लियर। ऑल्दो ये फ्रेंसियम और रेडियम के कंपाउंड्स हमें कम देखने को मिलेंगे बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव। इनके कंपाउंड्स कम देखने को मिलते हैं, कारण क्या बेटा, बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव। लेकिन ये रूल्स आपको याद रखना है, बाकी के लिए तो +1 होगा और इनके लिए क्या होगा, +2। क्लियर। रूल नंबर 6 क्या कहता है, आओ बात करें। रूल नंबर 6 क्या कहता है,
बोलता है द फ्लोरीन, जो फ्लोरीन है बेटा, फ्लोरीन विल ऑलवेज हैव ऑक्सीडेशन नंबर टू बी -1। क्या बोलता है? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। क्लियर है क्या? तो अगर मैं यहां रूल नंबर 7 का बात करूं तो क्या हो जाएगा बेटा? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे? तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करेगा कि वो जुड़ा हुआ किसके साथ है, किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर वो मेटल के साथ है तो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? -1। अगर वो मेटल के साथ है तो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? -1। और जनरली मैं बात कर रहा हूं, नॉन मेटल के साथ है तो +1। अब मैं वर्ड यूज क्या हूं? जनरली। मैंने वर्ड क्या यूज किया है? जनरली। नॉन मेटल्स के साथ +1 और मेटल्स के साथ क्या होगा? -1। अब ध्यान से समझना यहां पर। आप बोलेंगे सर अगर मुझको नहीं याद है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कराया हूं पिछले बार, तो देख लेना, अगर हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूं? हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उस पर क्या आ जाएगा? +1। और अगर हाइड्रोजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या आ जाएगा? -1। दिस इज रूल नंबर 7। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देखो डिफरेंट तरीके से हो सकता है। ऑक्सीजन 3 फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करता है। ऑक्साइड, दूसरा फॉर्म है पर ऑक्साइड, और तीसरा फॉर्म जो है ऑक्सीजन का वो है सुपर ऑक्साइड। वो है सुपर ऑक्साइड। अब अगर ऑक्साइड के फॉर्म में है मतलब O2- है, परऑक्साइड के फॉर्म में है तो O2- है, और सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो O2- है। क्लियर है? अगर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो O2- है, पर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो O2- है, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में तो O2- है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। एक है KO2, एक है RbO2, एक है CSO2। ये कुछ ही एग्जाम्पल है सुपर ऑक्साइड के। जनरली इतने ही बेसिकली अगर मैं बात करूं स्टेबल सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पर ऑक्साइड का अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं बात करूं Na2O2, K2O2, ऐसे में पर ऑक्साइड के बारे में और भी डेप्थ में बात करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिर बात करूंगा BaO2। क्लियर? अब ऑक्साइड का बात करूं तो Li2O, MgO, CaO, BeO, Al2O3, H2O, यहां भी ऑक्साइड के फॉर्म में। तो यहां पर इन ऑक्सीजन का क्या रहेगा? -2। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे यहां पर कि सर हमें कैसे पता चलेगा कब ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में या पर ऑक्साइड के फॉर्म में या सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में। तो मैं आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताता हूं। अगर सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में सिर्फ यही दिखने वाले हैं 3 आपको, अगर ये 3 नजर आए तो ही बोलना सुपर ऑक्साइड है। अदरवाइज अब हमको यहां देखना है तो इसका तो मुझे पता है +1 है, इसका पता है +1 है, इसका पता है +2, तो हमको यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाएगा। अगर O2- है, इसका मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन एटम पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। एक ऑक्सीजन एटम पर एक नेगेटिव चार्ज
होता है। क्लियर है क्या? अब बोलेंगे अगर मुझे कुछ मैं आपको क्या बोलूं, जब भी ऑक्सीजन नजर आए आपको जनरली क्या लेना है, आपको जनरली इसी को लेना है। आपको हमेशा सवाल -2 लेकर के ही सॉल्व करना है, पहले -2 लेकर के ही सॉल्व करना है। सुपर ऑक्साइड का भी क्लियर होगा, ऑक्साइड का भी क्लियर हो गया। अब बचा परऑक्साइड। तो परऑक्साइड के केस में या तो बगल वाला का आपको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको चेक करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप बता सकते हैं कि यहां पर कितने परऑक्साइड के लिंकेज है। ठीक है, कितने परऑक्साइड के लिंकेज है, इसको हम लोग डेप्थ में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। आपको ऑक्सीजन का जनरली याद रखिएगा -2 लेना है। अगर ये 3 नजर आए तो सुपर ऑक्साइड है, तब आप क्या लेंगे O2-, तब लेंगे O2-। मतलब यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, मतलब एट ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है, या आप इसको बोल सकते हैं इसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक ऑक्सीजन एटम पर ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है, -½ का है। कितने का बेटा, -½ का है। क्या ये रूल्स आपको दिमाग में फिट हो गए? क्या ये रूल्स आपके दिमाग में फिट हो गए? रूल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 रूल्स क्लियर है क्या? अब हमें और किसके याद रखने होंगे, तो रूल नंबर 8 तक हो गया था क्या? यस। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 9। मैं कुछ बातें बता रहा हूं, क्या इंपॉर्टेंट बात है यहां पर मैं बोलूंगा। द एक्स, अब यहां एक्स क्या है बेटा, एक्स है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अरे वो तुम्हारे वाले का बात नहीं कर रहा हूं, यहां एक्स किसका बात कर रहा हूं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर ये इफ these are connected, if these are connected as a side atom, if these are connected as a side atom, their oxidation state will be, आप कह सकते हो their oxidation number will be -1। आप क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेंगे। क्लियर है क्या? रूल नंबर 9। अब एक और कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं, तब हम लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। लेट सपोज अब हम लोग KMnO4 ले ले, ठीक, और मैं बोलूं आपको Mn का फाइंड आउट करके बताओ। लेट सपोज अगर अब हम CO2 ले ले और कार्बन का फाइंड आउट करके बताने बोल रहा हूं। लेट सपोज SO4 2- ले ले और सल्फर का फाइंड आउट करके बताने बोल रहा हूं। लेट सपोज BaO2 ले ले और मैं तुम्हें ऑक्सीजन का फाइंड आउट करके बताने बोल रहा हूं। क्लियर? लेट सपोज Cr2O7 2- ले ले और आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोल रहा हूं। ये कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं, अभी और भी एग्जांपल्स करेंगे। ठीक, तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, लेट सपोज Mn का निकालना है, तो मैं Mn का ऑक्सीडेशन नंबर को क्या मानूंगा, X। हम लोग Mn के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या मानेंगे, X। क्या पोटासियम का पता है? यस। कितना होता है बेटा, +1। क्या ऑक्सीजन का पता है? यस। कितना होता है बेटा, -2। पोटासियम का +1, ऑक्सीजन का -2, और Mn का कितना हो गया, X। तो आप क्या बोलोगे, +1, एक ही एटम है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी Mn का एक ही एटम है तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, X। ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर, -2। कैसे पता चला? मैंने बोला ना, अगर ऑक्सीजन कहीं दिखेगा आपको जनरली उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना, O2-, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लोगे, -2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लोगे, -1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लोगे, -½ लेकिन आपको अगर ऑक्सीजन दिखेगा आपको लेना यही है, क्या लेना है, -2। एक का कितना हो गया, -2, तो 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 × -2। क्या इस पे कोई चार्ज नजर आ रहा है क्या इस पे कोई चार्ज नजर आ रहा है क्या, नो चार्ज,
कोई चार्ज नहीं नजर आ रहा है, नो चार्ज, और मैं इसको किसके साथ इक्वेट कर दूंगा, इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो। तो क्या हो गया, ये हो गया +1 प्लस एक्स माइनस 8 बराबर 0, और x बराबर, यहां पर जब भी ऑक्सीडेशन नंबर को लिखोगे तो ऐसा मत करना खाली 7 लिख करके आ जाओ कि सर बाय डिफॉल्ट तो प्लस रहता ही है, नहीं, आपको मेंशन करना पड़ेगा क्लियरली। सिमिलरली अगर मैं कार्बन का निकालना तो मैं इसको क्या मान लूंगा, x, क्या मान लूंगा, x। अब मैंने जैसे ही इसको x माना तो ये क्या, x प्लस, अब इसका क्या होता है रूल के अकॉर्डिंग -2, तो 2 इंटू -2, इसके ऊपर में कोई चार्ज है क्या, नहीं, बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा +4, x बराबर क्या आ गया बेटा +4। सिमिलरली सल्फर का निकालना तो इसको मैं क्या मान लूंगा x, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया -2, तो आप क्या लिखोगे x +4 इंटू -2 बराबर क्या लिखोगे -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 प्लस 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा +6, x बराबर क्या हो जाएगा बेटा +6। यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब मुझे यहां ऑक्सीजन का निकालना, तो क्या बेरियम का पता है आपको +2, ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है। अब जिसका निकालना उसको क्या मान लेंगे x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा +2 इंटू x बराबर कोई चार्ज नहीं 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। जैसे ही x का वैल्यू -1 आया, अगर आपसे कोई पूछ ले यहां पर ये कौन सा वाला ऑक्सीजन है, तो आप क्या बोलोगे बेटा पर ऑक्साइड। ये कौन सा ऑक्सीजन है बेटा पर ऑक्साइड, क्लियर है क्या। सिमिलरली अगर मुझे यहां पर निकालना है तो मैं इसको क्या मानूंगा x, ऑक्सीजन को क्या मान लू -2, तो आप क्या लोगे, अब यहां पर 2 आइटम है तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का कितना मानता हूं मैं -2 बराबर, इसके ऊपर में चार्ज कितना नजर आ रहा है -2 का, तो ये हो गया 2x - 14 बराबर -2, 2x बराबर इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो -2 प्लस 14 बराबर +12, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर ये प्लस में चलेगा तो x बराबर +6, x बराबर +6। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे ये भी समझने वाली बात है। कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को ऐसे मिलेंगे बेटा, जैसे कि इस टाइप का लिखा हुआ K4FeCN6, ठीक, और कैसे हो सकता है KCOC2O4NH3 का होल ट्वाइस, और कैसा हो सकता है CrNH3 6Cl3, और कैसा हो सकता है बेटा लेट सपोज NiCO4। अब ऐसा अगर कंपाउंड दे दे तो आप तो देख के घायल हो जाएंगे। जो बच्चे क्लास 10वीं से भी 11वीं में आए बोलेंगे ऐसा कंपाउंड तो कभी नहीं देखा, लेकिन जो 12th वाले जो टारगेट वाले बच्चे होंगे उनके लिए ये बात सेटिस्फैक्टरी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो देखे हैं ऐसे कंपाउंड्स को। कहां देखे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ऐसे जब भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट वाले दिखे तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या कहा जाता है बेटा कॉम्प्लेक्स, कब, जब ये ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में बंद हो। अब आपको क्या करना है, इसका निकालना है सेंट्रल मेटल का, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और इसका निकालना। और एक बात, जब भी आपको M और यहां पर कुछ A2 या B3
या C इस तरह का नजर आए तो ये M क्या है, ये याद रखिएगा, इसको सेंट्रल मेटल एटम के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर सेंट्रल मेटल आयन के फॉर्म में भी हो सकता है। CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम के फॉर्म में भी हो सकता है और ये सेंट्रल मेटल आयन भी हो सकता है। लेकिन ये जो A है, ये B है या ये जो C है, इन्हें हम कहते हैं बेटा लिगेंड्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स। अभी हम लोग इसके बारे में बहुत डेप्थ में चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना जान लो इनको क्या कहते हैं, लिगेंड्स। तो कुछ लिगेंड्स है, हो सकता है आपको रिडॉक्स में भी कुछ सवाल मिल जाए कोई डीपीपी या किसी किताब में, तो इसीलिए बस मैं बता रहा हूं। ऐसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकालना हम लोग कब सीखेंगे, सबसे डेप्थ में, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 का पढ़ेंगे। क्लियर है। तो कुछ लिगेंड्स है, तो इन लिगेंड्स का कुछ का याद कर लो, लिगेंड्स का याद कर लो। अगर आपको एक्स नजर आए, अरे फिर से वही बोल रहा हूं, एक्स कौन वाले, FCl BrI, याद नहीं होता तो ऐसे याद कर लो, फल के बाजार आई, कौन आगे और होता है एक AT आंटी, लेकिन आपको यही प्यारों को लेकर चलना है। तो इनका हमेशा क्या लेना है, चार्ज -1। Cn माइनस, इसका क्या लेना है, -1। मैं इस पूरे का बता रहा हूं, Cn माइनस का ये ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा हूं, ये ऑक्सीडेशन नंबर Cn माइनस का बता रहा हूं, याद रखिएगा। C2O4 2 माइनस, क्यों, इसका क्या ले लेंगे, -2, क्योंकि इसके ऊपर में चार्ज कितना है, -2 का। NH3 कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो क्या ले लेंगे, 0। H2O कोई चार्ज है क्या, मैं क्या ले लूंगा, 0। O2 माइनस तो -2, O2 2 माइनस तो -2। जो चार्ज है, जो चार्ज है इस पूरे पे, जो चार्ज है इस पूरे पे, जो चार्ज है इस पूरे पे, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। क्लियर है। तो आपको ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको लिख करके बताया हूं, जैसे कहीं SO4 CO3 2 माइनस है तो मैं क्या ले लूंगा, -2। SO4 2 माइनस है तो क्या ले लूंगा, -2। बस मैं इतना आपको बताना चाह रहा था। हाँ, कहीं NC माइनस है तो क्या ले लूंगा, -1। क्लियर है। अब मान लो इन क्वेश्चंस को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हमने क्या तरीका सीखा बेटा, जिसका निकालना है उसको क्या मान लेंगे, x, जिसका निकालना है उसको क्या मान लेंगे, x। पोटासियम का कितना होता है, +1। Cn का भी हम लोगों ने देखा -1। तो मैं इक्वेशन कैसा बनाऊंगा, 4 × +1 + x + 6 × -1 = 0। तो यहां से क्या इक्वेशन निकल के आएगा, 4 + x - 6 = 0 और x बराबर क्या आ जाएगा, +2। x बराबर क्या आ जाएगा, +2। क्लियर है क्या। अब यहां पर निकालना है, अब इसको x मान लेंगे। अब ये मेरा क्या हो गया, इसका मुझे पता है कितना होता है, +1। और C2O4 2 माइनस का भी हम लोगों ने क्या देखा है, -2। C2O4 2 माइनस का क्या देखा बेटा, -2। इस पूरे का क्या हो जाएगा, -2। NH3 का क्या होगा, 0। क्लियर है क्या। अब मैं इसके लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, +1 + x, 2 है तो -2 × 2 + 0 × 2। क्या इस पे कोई चार्ज है क्या, हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज हो, तो हम क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स के चार्ज के बराबर इक्वेट कर देंगे। रूल नंबर 1 तो यही कहता है। यहां क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से क्या गया, +1 + x -4 = 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, +3। x बराबर क्या आ गया बेटा, +3। क्लियर है क्या। मतलब इस कोबाल्ट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +3। इस आयरन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2। आया क्या समझ में, कैसे सॉल्व करना है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो इसको क्या मान लूंगा बेटा, x। इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इसका क्या हो जाएगा, -1। तो क्या लिखोगे, x + 6 × 0 + 3 × -1 = 0। क्लियर है क्या, ठीक है बेटा। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, +3। x बराबर क्या आ जाएगा, +3। क्लियर है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसका क्या मान लूंगा, x, और CO का क्या होता है, 0। अच्छा, CO का नहीं लिखा हूं क्या, CO का क्या होगा, 0। ये भी एक प्रकार का लिगेंड है, कहीं नजर आ जाए चिपका देना 0। तो यहां पर क्या बनेगा, x + 4 × 0 = 0
मतलब x बराबर 0, तो इस निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आएगा 0। यहां पर क्रोमियम का क्या निकल करके आया +3 आया। क्या समझ में? तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। Have you got it? तो एक सिंपल तरीके का सवाल आपको बता दिया किस तरीके का हो सकता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स टाइप का सवाल आ सकता है, और तीसरा अब हम लोग यहां एक नया टर्म पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग किसको कहते हैं? इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर present, it is the oxidation number present individually on an atom, अभी तक तो बोलेंगे सर वही निकालते आ रहे थे, अभी तक तो वही निकालते आ रहे थे जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कह रहे थे। लेकिन अब बात क्या होगी, लेट्स सपोज तुमको मैंने पूछा H2O3 2- में बताओ। अब यहां पर अगर मुझे सल्फर का निकालना तो सल्फर अब एक नहीं है, एक से अधिक है। तब क्या करेंगे? अब ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस आएगा? तो जो हमने रूल्स पढ़ा है, जो मैथमेटिक्स सीखी है, उस मैथमेटिक्स का अप्लाई हम लोग किस लिए करते हैं? टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप क्या करोगे, इस एक एलिमेंट के एटम का क्या मान लोगे? x। क्या बनाओगे? 2 × x। ऑक्सीजन का पता है ना -2, तो क्या हो जाएगा 3 × -2। इसको किसके बराबर कर दोगे बेटा? -2 के बराबर कर दोगे। क्लियर है क्या? अब यहां पर क्या हो जाएगा जरा सोचो ना, 2x - 6 बराबर -2, तो x 2x बराबर -2 + 6, तो x बराबर क्या आएगा? यहां आ जाएगा 4, तो x बराबर आ जाएगा +2। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अब ये जो x बराबर +2 निकाले हो, ये क्या कहलाएगा? दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहलाएगा? पूरा लिख देता हूं, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अभी बता रहा हूं क्या डिफरेंसेस है, परेशान मत हो। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके पता करूं, तो उसके लिए हम लोग पहले क्या सीखेंगे? हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अभी हमको परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखना, और ना मैं परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखाऊंगा। आपको मैं परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाना भी नहीं सिखाऊंगा, ठीक है? परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाना कहां सीखेंगे? केमिकल बॉन्डिंग में। क्लियर? तो हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तो आपको सबसे पहला चीज स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त आपको क्या पता होना चाहिए? सेंट्रल एटम डिटर्मिनेशन। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सेंट्रल एटम का डिटर्मिनेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सेंट्रल एटम का डिटर्मिनेशन करेंगे। सेंट्रल एटम का डिटर्मिनेशन करेंगे। क्लियर है क्या? अब सवाल आता है सर सेंट्रल एटम का कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे? सेंट्रल एटम का डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो इसका कोई रूल्स होगा? तो यस, इसका 2 रूल है। इसका स्टेप 1 आपको क्या चेक करना है? द एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लीस्ट नंबर। क्या होगा? द एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लीस्ट नंबर इज नो, उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रल एटम। अब एग्जांपल अगर कोई पूछे H2O, अभी देखे S2O3, अभी देखे Cr2O7 2-, अभी देखे MnO4-, अभी देखो CrO5,
अगर कोई आपसे पूछेगा इसमें सेंट्रल एटम कौन है, तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन। यहां कौन है सेंट्रल एलिमेंट, सल्फर, क्योंकि 2 और 3 में कौन छोटा है, 2 और 7 में कौन छोटा है, 2, तो मेरा कौन होगा सेंट्रल एटम, क्रोमियम। यहां पर कौन होगा, मैंगनीज। यहां पर कौन होगा, क्रोमियम। लेकिन क्या हो जब ऐसा हो जाए, XeO4 यहां ऑक्सीजन भी 1 हो गया, जेनन भी 1 हो गया। अब यहां डिसाइडिंग फैक्टर मेरे लिए दिक्कत वाला बात है, तो मैं यहां पर क्या बात करूंगा, स्टेप 2 का। स्टेप 2 क्या कहता है, द एलिमेंट in a molecule having least electronegative तो अगर पहला स्टेप फेल हो जाएगा तब आप स्टेप 2 में जाइएगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे XeOF4 में बताओ, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होगा, जेनन नोबल गैस है भैया 0, तो यही मेरा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मेरा सेंट्रल एटम कौन होगा, जेनन। दिस इज माय सेंट्रल एटम, ये मेरा क्या कहलाएगा, सेंट्रल एटम कहलाएगा। ये मेरा क्या कहलाएगा बेटा, सेंट्रल एटम कहलाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, पक्का। तो आई होप आपको सेंट्रल एटम डिटरमाइन करने आ गया होगा। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त एक बात ध्यान रखना, वाइल ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर, अभी के लिए बता रहा हूं, वाइल ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर आपको 1-2 बातों का और ध्यान देना। क्या, जैसे पीरियोडिक टेबल है, आपको सभी का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। खासकर मैं 2-3 चीजों के बारे में बता रहा हूं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमेंबर्ड, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम मस्ट बी रिमेंबर्ड, तभी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बात कर सकेंगे। इसलिए मैं एक एक चीज को देख में बता दूंगा। कारण क्या है, आप बोलोगे सर ये पार्ट तो बॉन्डिंग का है, लेकिन मैं यहां पर इसलिए बता रहा हूं, फिर आप स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर पाओगे। स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर पाओगे तो परेशानी आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल मेटल मस्ट बी रिमेंबर्ड, ठीक। दूसरा, वैलेंसी ऑफ द साइड एटम मस्ट बी रिमेंबर्ड, वैलेंसी ऑफ द साइड एटम, SA मतलब side atom must be remembered, must be remembered। और तीसरा पॉइंट, try to draw a symmetrical structure। क्या लिखोगे, try to draw a symmetrical structure। ये 3 बातों को आपको दिमाग में रखना है जब भी आप ड्रॉ करो स्ट्रक्चर को, ये 3 पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम मस्ट बी रिमेंबर्ड, वैलेंसी ऑफ द साइड एटम मस्ट बी रिमेंबर्ड, ट्राई टू ड्रॉ अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ट्राई करना, सिमेट्रिकल मतलब बराबर हिस्सा में साइड एटम्स को बांटना है। और ये सबसे ज्यादा कब पड़ेगा पता है, व्हेन सेंट्रल एटम, जब व्हेन सेंट्रल एटम इज मोर देन वन, जैसे H2O3 2- इस तरह के केसेस में। क्लियर है। अब बहुतों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता होगा, वैलेंसी नहीं पता होगा, तो आपको क्या याद करना पड़ेगा, S और P ब्लॉक के पीरियोडिक टेबल्स याद कर लेना, और D ब्लॉक का 3D सीरीज, ये आपके काम आएगा ज्यादातर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। यहाँ हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम,
रेडियम। मैं इसका ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आप चाहे तो और भी कहीं से भी आपको ट्रिक्स इसका मिल सकता है ना। फिलहाल के लिए जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो ट्रिक्स तो बताऊंगा ही, लेकिन इतना जो मैं लिख रहा हूं ये आपके काम का है। कहीं पर नजर आएगा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टीएल, यहां क्या हो जाएगा कासी, गए, एसएन, पीबी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एएस, एसबी, बीआई। फिर आ जाएगा ओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरम, पोलोनियम। फिर आ जाएगा FCl, BrIAT। फिर अभी मुझे नोबल गैसेस का जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो लिख लो, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। मैं ये क्यों लिखाया हूं समझना मेरा मकसद। आपको इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल जाएगा, दूसरा वैलेंसी के बारे में पता चल जाएगा। तो अगर कोई पूछेगा ये ग्रुप कौन सा है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17, ये हो गया 18। देखो जिस बच्चे को ये बातें आती है, जो केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो ये वाला पार्ट को स्किप कर सकता है। लेकिन जो बच्चा भी 10वीं से 11वीं में आया हो, वो रिडॉक्स रिएक्शन को देख रहा है, उसको ये थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी पड़ेगी। हर एक लेक्चर की बातों को धीरे धीरे करके याद करना होगा, एक दिन में याद नहीं होगा। अब बोलेंगे सर कैसे याद करें, इसका भी ट्रिक बता दे रहा हूं, अभी से प्रैक्टिस कर लो। पीरियोडिक टेबल में तो याद करना ही है, ठीक है। ली ना के रब से फरियाद। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपका किसी के साथ भी मर्जिंग ना हो कि अरे आपको पीरियोडिक आता है तब रिडॉक्स समझ में आएगा, अगर आपको ये चैप्टर आता है तो ये समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करो, आपको और कोई चैप्टर नहीं भी आता तो भी आप इसको पढ़ सकते हो। ये क्या हो जाएगा, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इसको कैसे याद करोगे, सस्ती VCR मत फेंको निकूजन। ठीक, यहां पर क्या आ जाएगा, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, काशी गए, एसएन प्रभु, नाना पापा आयुष सब बिंदास, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फल के बाजार आई आंटी। ये क्या हो गया, हीना, नीना और करीना, जेरोक्स रंगीन मांगे। हीना, नीना और करीना जेरोक्स रंगीन मांगे। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक। ये जो मैंने 1 2 3 4 लिखा है, ये बात याद रखना, ये एस ब्लॉक है। तो ये जो है ये क्या है, 1 2 3 4, ये ग्रुप का नंबर है, ग्रुप का नंबर है, ठीक है, ग्रुप का नंबर है। तो अगर मैं बोलूं आपके पास कितने ग्रुप है, तो आप बोलोगे 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ग्रुप है कुल मिलाकर के, देख लो। और आपको इस पैटर्न में याद करना है, ठीक है, याद हो जाएगा। ये आपको आज भी काम देगा, पीरियोडिक टेबल में भी काम देगा, और पूरे आपके उसमें काम देगा, क्या बोलते हैं, पूरे केमिस्ट्री में। हाँ, और भी ट्रिक्स हैं, इसको मैं बाकी ट्रिक्स को पीरियोडिक टेबल में लूंगा, वो अभी इतना रिक्वायर्ड नहीं, कम से कम कुछ तो याद होगा, अभी कुछ बाद में याद कर लेना, ठीक है। और बाकी जो डी और एफ ब्लॉक बचा हुआ उसको हम लोग बाद में याद कर लेंगे। इतना पता चल गया ना। देयर आर 18 ग्रुप्स। अब ये जो ग्रुप 1 और 2 है इसको हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक। यहां से लेके यहां तक जो है इसको कहते हैं, ये सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक में आएंगे, और 13 से लेके 18 तक जो ये पी ब्लॉक में आएंगे, ये पी ब्लॉक में आएंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या याद रखना है, वैलेंसी ऑफ द साइड एटम एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ये, इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, तो वो निकालना पहले आपको सिखा रहा हूं। तो अगर एस एंड पी ब्लॉक है, एस एंड पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अब एस और पी ब्लॉक है तो ग्रुप 1 आ जाएगा, ग्रुप 2 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 13 14 15 16 17 18 आएगा क्या। तो अगर मैं उससे कोई पूछेगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो मैं क्या बताऊंगा 1 2, 13 का क्या लूंगा 3, 14 का क्या लूंगा 4, 15 का क्या लूंगा 5, 16 का क्या लूंगा 6, 17 का क्या लूंगा 7 और 18 का क्या लूंगा 8। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन याद हो जाएगा। और जो किसी ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन कौन सा ग्रुप में आ रहा है बेटा 15, तो मैं पूछूंगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, तो नाइट्रोजन का भी 5 होगा, फास्फोरस का भी 5 होगा, एएस का भी 5 होगा, एसबी का भी 5 होगा और बीआई का भी 5 होगा। समझे क्या? तो पूरे ग्रुप का सेम ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, पूरे ग्रुप का सेम वैलेंसी भी हम लोग लेंगे। अब यहां पर अगर बात आ जाए वैलेंसी की, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, 4 तक में कोई दिक्कत नहीं है वैलेंसी में। ये बात आप 9 में भी 10 में भी कभी पढ़ोगे, लेकिन 5 6 7 8 आ जाएगा तो हमको 8 से माइनस करना पड़ेगा। तो इसका कितना ले लेंगे जनरल 3, इसका कितना ले लेंगे जनरली 2, इसका जनरली कितना ले लेंगे 1, इसका क्या हो जाएगा 0। इसलिए बोला था नोबल गैसेज है ये 18 वाले कौन है, ये 18 वाले नोबल गैसेज हैं। तो नोबल गैसेज का वैलेंसी 0 माना जाता है। जनरली कहा जाता है कि ये कंपाउंड नहीं बनाते, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपाउंड नहीं बनाते, ये सारी बातें बाद में करेंगे। बस अभी फिलहाल के लिए वैलेंसी याद रख लो, ये वैलेंसी याद रख लो, ठीक है। अब डी एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक का बात करेंगे, जो अभी हम लोग देख रहे थे। डी ब्लॉक कहां से कहां तक है, 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक। तो जो भी इसका ग्रुप नंबर है ना, उसको देख करके आप क्या बता सकते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मुझसे कोई पूछेगा कौन कौन सा, अगर मुझसे यहां पर कोई पूछ दे स्कैंडियम का कितना है, तो मैं बोलूंगा 3, टाइटेनियम का कितना है 4, वेनेडियम का कितना है 5, क्रोमियम का कितना है 6, 7 8 9 10 11 12। ठीक, तो बेसिकली आपको कहां तक याद रखना, देखो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं, मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि देखो 7 8 9 10 11 12 का काम का नहीं है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, यहां से लेके यहां तक 3 4 5 6 7। कहने का मतलब अगर डी ब्लॉक का आएगा तो आपको NS का इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करना है, और N-1D में जो इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग, इनमें इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे। फिलहाल अगर आपको ये नहीं आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या यहां तक याद कर लो, कम से कम Mn तक याद कर लो, ये काम आएगा आपको, ये काम आएगा। तो आई होप आपको ट्रिक भी समझ में आ गया होगा, कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका है ये भी पता चल गया होगा। अब हम लोग स्ट्रक्चर पे आते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई स्ट्रक्चर आ गया है ना, मुझको बोला SO4 2- का स्ट्रक्चर बनाओ, मुझे बोला SO4 2- का स्ट्रक्चर बनाओ, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, सल्फर लूंगा, सल्फर ले लिया, कितना ऑक्सीजन है 4, मैंने क्या बोला इसको सिमेट्रिकली बांटो,
सिमेट्रिकली बांट दिए। अब ऑक्सीजन साइड एटम है, तो मैंने साइड एटम का क्या याद रखने बोला, वैलेंसी। तो जितना इसका वैलेंसी उतना बॉन्ड, मतलब उतना लाइन खींच दो, जितना वैलेंसी उतना लाइन खींच दो। अब आप बोलोगे सर यहां भी उतना ही लाइन खींच देते, यहां भी उतना ही लाइन खींच देते, तो सल्फर का कितना हो गया, हर एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, हर एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या ये बात आ रहा है समझ में? हर एक लाइंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, सल्फर का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, दूसरा ऑक्सीजन का होगा। तो सल्फर का टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4, 2 6, 2 8। क्या वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 8 है? क्या वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 8 है क्या सल्फर का? आओ देखें, सल्फर किसमें आ रहा है, 16। तो सल्फर का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6। तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 6 ही बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड ही बना सकता है। क्लियर है क्या? कितना बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड ही बना सकता है। अब यहां पर एक हो जाएगा, यहां पर भी एक ही बनेगा। तो अब इसको, ये इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, इसकी कितनी है, 2। तो ये जो 2 माइनस है वो 1 माइनस इस पे आ जाएगा और 1 माइनस इस पे आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरीका से अगर मेरे को कोई बोले Cr2O7 2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? मैं क्या करूंगा, पहले 2 क्रोमियम को लिख दूंगा, ऑक्सीजन को इक्वली बांट दूंगा, 1 2 3, 1 2 3, सिमेट्रिकल बनाना है। और एक ऑक्सीजन बच गया तो उसको कहां रख दूंगा, बीच में। क्लियर? क्लियर? अब ये 2 नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव इस तरफ वाले ऑक्सीजन पे और एक नेगेटिव इस तरफ वाले ऑक्सीजन पे। सिमेट्रिकल बनाना है ना, सिमेट्रिकल मतलब बराबर। जिस पे नेगेटिव आ जाएगा उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, अगर 2 है तो 1 हो जाएगा, 3 है तो 2 हो जाएगा। अब इसका वैलेंसी कितनी हो गई, 1। तो ये कितना बॉन्ड बनेगा, 1। और ऑक्सीजन का बॉन्ड कितना बना सकता है मैक्सिमम, 2 2 2 2। अब यहां कितना हो जाएगा, 1 इधर से और 1 इधर से, 1 इधर से और 1 इधर से। अब देख, एक बार चेक कर लेना, क्रोमियम का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना लेते हैं हम लोग, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। मैंने बोला ना मैंगनीज तक याद कर लो, कितना लेंगे क्रोमियम का, 6। तो ये कितना बॉन्ड बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। इधर कितना बॉन्ड बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है कैसे बनाना है? चलो एक और, H2O3 2 माइनस कैसा बनेगा, 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, और 1 सल्फर को ऊपर। अब बोलेंगे सर नेगेटिव साइन किस पे दे, ऑक्सीजन पे दे कि सल्फर पे दे? तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भैया नेगेटिव साइन हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे देते हैं। नेगेटिव साइन हम किस पे देते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर और ऑक्सीजन में? ऑब्वियसली ऑक्सीजन है। तो 1 माइनस का साइन इधर, 1 माइनस का साइन इधर। अब ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 1। ये कितना बनाएगा, 1। ये कितना बनाएगा, 2। कैसे पता चला, इस ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। अब ये साइड एटम की तरह यहाँ सल्फर बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर कितना बॉन्ड बनाएगा, ये 2। यहाँ पर कितना बॉन्ड बनाएगा, 2। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब इसी तरीके से एक और मजेदार स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं, इसी तरीके से एक और मजेदार स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं, CrO5। अब यहां पर गड़बड़ क्या होता है समझना, क्यों मैंने वो याद कराया आपको, अब आपको समझ में आएगा। आप क्या करोगे, सिर्फ 5 ऑक्सीजन है, 4 हो गया, एक और लगा दो सर, 5 बना दिए जैसे तैसे करके। अब तुम यहां पर देखो ये कितना बॉन्ड बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉन्ड बना है। मतलब क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10। होता कितना है, रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, 6 की। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चर गलत है। ठीक, अब लोग इसको रट्टा मारेंगे कि सर इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई होगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब ऐसा क्यों बना, मान लो आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है, तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे? तो आपको यहां क्या नजर आ रहा है, देखो जब भी वो डबल बॉन्ड बनाएगा, जब भी डबल बॉन्ड बनाएगा मतलब वो ऑक्साइड के फॉर्म में, लेकिन जब भी एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड O और O के बीच में है, तो इसी लिंकेज को हम क्या कहते हैं, इसी लिंकेज को हम
पर ऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पर ऑक्साइड लिंकेज। क्या कहते हैं बेटा? पर ऑक्साइड लिंकेज। क्लियर? अब मान लो हमको ऊपर वाले में क्या निकालना है? ऊपर वाले में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो मैंने सिखाया था कल, याद करो, जितना बॉन्ड उतना इधर भी लिख दो, उतना इधर भी लिख दो। इधर माइनस लग जाएगा, इधर प्लस लग जाएगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इधर कितना बॉन्ड? एक, तो इधर एक -1 और इसके कारण इस सल्फर पे कितना आएगा? +1। इस बॉन्ड के कारण इस ऑक्सीजन पे कितना आएगा? -1 और इस बॉन्ड के कारण इस सल्फर पे क्या आएगा? +1। इस दो बॉन्ड के कारण इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा? -2 और इस दो बॉन्ड के कारण सल्फर पे क्या आएगा बेटा? +2। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि सल्फर पे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आप क्या बताओगे? +6। आप चाहो तो रूल्स लगा के भी निकाल सकते हो। इसको x मान लो, इसका -2 पता, सॉल्व कर लो। x + 4 × -2 बराबर -2, तो x बराबर यहां भी क्या आ जाएगा? +6। क्लियर है क्या? अब यहां पर बात करते हैं, इस बॉन्ड के कारण इधर -1 इधर +1। समझ में आया क्यों? ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये -1 ये +1, ये -2 ये +2, ये -2 ये +2। अब बोलेंगे सर क्रोमियम वाला तो नहीं बताए थे, ये तो पता है ना, ये मेटल है। क्रोमियम, आयरन, डी ब्लॉक वाले मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स का हमेशा नॉन मेटल से कम ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा, कम ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है। इधर क्या हो जाएगा? इसके कारण +2, यहाँ -2, यहाँ -1। अब इस बॉन्ड के कारण इस पे +1, इस बॉन्ड के कारण इस पे +1 और इस पे -1, इस पे -2, इस पे +2। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये क्या हो जाएगा? +6। ये क्या हो जाएगा? +6। क्लियर? ये क्या हो गया? +6। ये क्या हो गया? +6। क्लियर? तो अगर मुझसे कोई पूछेगा निकालोगे तो भी x का वैल्यू +6 आएगा। अच्छा, अब मैं यहां पर बात करूं तो इसके कारण यहां -1, यहां -1, इसके कारण सल्फर पे +1, इसके कारण सल्फर पे +1। यहां पर क्या आ जाएगा? 0। यहां पर क्या आ जाएगा? 0। कारण आया समझ में? जब भी सेम एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, क्या होगा? कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? सेम, इसका भी सेम, कोई किसी से नहीं खींच रहा है। तो इधर भी 0, इधर भी 0। इधर क्या हो जाएगा? -2, यहां क्या हो जाएगा? +2। सल्फर का क्या आ गया? +4। पहले ये बताया क्या समझ में? अब यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। देखो, यहां पर जब मैंने x का वैल्यू निकाला था तो क्या आया था? +2। और यहां पर सल्फर का दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। यहां पर +4 है तो यहां पर 0 है, जबकि बाकी सब जगह पे ऐसा कुछ नहीं था। यहां भी 6, x भी निकाले वो भी 6। क्लियर? तो मैंने क्या बताया था? ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इंडिविजुअल का होता है। तो कोई अगर हमसे पूछेगा यहां 2 सल्फर है, तो एक सल्फर का कितना है? मैं बोलूंगा +4 और एक का कितना है? 0। ये मेरा क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको मैं क्या बोलता हूं? OS। यही है मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? यहां पर भी 2 क्रोमियम है, तो मुझे पूछेगा इस क्रोमियम का कितना है? +6। इस क्रोमियम का कितना है? +6। ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? लेकिन जो तुम फॉर्मूला से निकालते हो वो क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसी का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे यहां पर Cr2O7 2-, मेरे पास क्रोमियम 1, एक को लिखता हूं, एक को क्रोमियम 2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया? +6। दूसरे वाले का भी क्या आया? +6। और जो मैंने x का वैल्यू निकाला, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, वो क्या आया? वो भी +6 आया। कोई दिक्कत है? लेकिन वहीं जब मैंने दूसरा मॉलिक्यूल लिया H2O3 2-, तो यहां पर एक सल्फर का क्या आया? 0। एक सल्फर का क्या आया? +4। और x का वैल्यू क्या निकल के आया था ऑक्सीडेशन नंबर में? +2। तो क्या समझे यहां से कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो आखिरकार ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर is the average of oxidation state। क्या डिफरेंस है? समझ में आ गया? तो ऑक्सीडेशन नंबर may be same or may be
different with the value of oxidation state। समझ में आया क्या? ये क्या है आपका जीकेबी, ज्ञान की बात, ध्यान रखिएगा। क्या डिफरेंस है, समझ में आया क्या? क्या डिफरेंस है, समझ में आया? तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? एवरेज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालोगे? +4 +0, कितना नंबर ऑफ एटम है सल्फर का? 2। आंसर क्या आ गया? +2। दिस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन नंबर। दिस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक एटम का अलग होता है, भले उसका एलिमेंट सेम क्यों ना हो, भले उसका एलिमेंट सेम क्यों। जैसे ये भी सल्फर, इसमें 2 सल्फर है, दोनों सल्फर ही है, लेकिन एक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो दूसरे का +4। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछेगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मैं बोलूंगा +2, क्योंकि वो मुझसे क्या पूछ रहा है? एवरेज। और जो तुम रूल्स लगा के एक्स का वैल्यू निकालते हो वो तुमको क्या देता है? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ये पॉइंट्स आया आपको समझ में? क्या ये पॉइंट्स आया? क्या एक ये पॉइंट्स आया? बस एक अंतिम पॉइंट आपको समझाना है, एक अंतिम पॉइंट आपको समझाना है। क्या यहां तक आया बात समझ में? थोड़ा सा पीछे लूंगा जहां जगह मिल जाए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, यहीं पर समझाऊंगा क्योंकि यहीं CrO5 है, यहीं पर रियलिटी चेक करूंगा। ठीक, आई होप आपको नजर तो आ ही रहा होगा। क्लियर? अब अगर हमसे कोई पूछता कि सर आपको कैसे पता चला यहां पेरोक्साइड लिंकेज होगा, तो जब भी आपका ये सेंट्रल मेटल अपने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा तो समझ जाना वहां गड़बड़ है, वहां गड़बड़ है। अब कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो आपको रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए निकालने, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, ऑफ स्पेशली फॉर S एंड P ब्लॉक के लिए मैं बता रहा हूं, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए पहले बता रहा हूं। कैसे निकालोगे? तो बोलता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा वैलेंसी के बराबर हो सकता है और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन से छोटा। ये प्लस में लेंगे और ये माइनस में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं नाइट्रोजन का बात करूं, एग्जाम्पल एक ले रहा हूं, अगर मैं नाइट्रोजन का बात करूं तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज आएगा कैसे आएगा? इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना है? 5, और इसका वैलेंसी कितना होता है? 3। तो 3 के आगे माइनस लगा दो और इसके आगे प्लस लगा दो, मतलब -3 से +5 तक इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, +5 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जब क्रोमियम की बात आएगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आता है? 6। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 आता है, तो क्या ये +6 को कभी भी एक्सीड करेगा क्या? नहीं। लेकिन यहां पर जब तुम निकालोगे -2 लेके, लेकिन CrO5 में अगर इसको तुम -2 लेकर के निकालोगे तो क्या आ जाएगा? x + 5 × -2 = 0, और x का वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगा? +10, जो कि गलत है, जो कि गलत है। करेक्ट क्या हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? +6। ये आपका क्या है? करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है? रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला कि 2 पेरोक्साइड लिंकेज होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, किसका? पेरोक्साइड लिंकेज का। किसका फॉर्मूला बेटा? पेरोक्साइड लिंकेज का। क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला होता है पेरोक्साइड लिंकेज का? सोचो जरा, पेरोक्साइड लिंकेज का। तो नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज बराबर हाफ इंटू रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो अब क्रोमियम के केस में लगाओ, यहां हो जाएगा हाफ। रॉन्ग कैसे निकालोगे? जो तुम -2 लेकर के निकाल रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट, वही तो रॉन्ग है, तो ये हो जाएगा 10। करेक्ट कैसे निकालोगे? मैक्सिमम, मैक्सिमम निकाल के कितना है? 6 × 1
कितना आ गया 4/2, आंसर क्या हो जाएगा 2। इसीलिए यहाँ मैंने 2 परऑक्साइड लिंकेज लिखा है। तो परऑक्साइड लिंकेज होने के कारण एक ऑक्सीजन पे -1, दूसरे पे भी -1, एक ऑक्सीजन पे -1, दूसरे पे भी -1, अभी हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ डबल बॉन्ड है तो ऊपर -2, इसके ऊपर में +2, इसके कारण +1, इसके कारण +1, इसके कारण +1 और इसके कारण भी +1। तो अगर हमसे कोई पूछेगा इस क्रोमियम का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगा, सबको जोड़ दो, क्या आ जाएगा +6। तो ये रेंज जो है आपको बहुत बार गलती करने से भी बचाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे, परऑक्साइड लिंकेज निकालना। कुछ होमवर्क दे रहा हूं, इसमें निकाल के देखना आंसर। H2SO5, H2S2O8, इसमें परऑक्साइड लिंकेज का है। अब जैसे यहाँ तो सेंट्रल एटम 1 है, लेकिन यहाँ सेंट्रल एटम कितना है 2, तो आप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम यहाँ क्या पुट करेंगे 2। इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है? चलिए कुछ और सवाल इंपॉर्टेंट लेने का मन तो है, तो इसको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये आप होमवर्क कर लीजिएगा, घर से बनाइएगा, ठीक है। इसका जो PDF है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे CN- है, कार्बन का बताओ। OCN- है, तो भी कार्बन का बताओ। HCN है, तो भी कार्बन का बताओ। और एक CN- है, तो भी कार्बन का बताओ। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा -3, नाइट्रोजन का -3, ठीक। तो एक रूल और लिख लीजिएगा, एक और रूल लिख लीजिएगा, मैं लिखवा दे रहा हूं कहीं पर, मैं कहीं पर लिखवा दे रहा हूं, रूल नंबर 9 वाले जगहों पर ही लिखा दे रहा हूं। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। क्या लिख दोगे? रूल नंबर 10, इफ nitrogen is present as a side atom, then its oxidation state will be -3, will be -3। इसको आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कहीं पर, will be -3। क्लियर है? चलिए आइए क्वेश्चन में आइए। तो इसका क्या मान लेंगे x, तो x + -3 बराबर -1, x - 3 बराबर -1, तो x बराबर क्या जाएगा +2, x बराबर क्या जाएगा +2। अब OCN- है, इसके कारण -2 और इस पे +2, इसके कारण भी -2, इसके ऊपर +2, तो इस कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना का आ गया +4। कोई पूछेगा नाइट्रोजन पे कितना है, तो बॉन्ड के कारण -2 और ऊपर से और एक -1 है, तो नाइट्रोजन का अगर कोई पूछ ले तो क्या बताओगे? तो -3। क्लियर? यहां पर क्या हो गया -3 +1, तो इस पे कितना आ जाएगा +2। यहां पर क्या होगा? यहां पर बहुत जन कंफ्यूज होते हैं, सर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको ये कर देगा कोऑर्डिनेट। नहीं कोऑर्डिनेट में नहीं जाना, CN- है, CN- है, कोऑर्डिनेट पे नहीं जाना है ना, कोऑर्डिनेट पे नहीं जाना। कोऑर्डिनेट का ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई रोल नहीं है। कारण क्या है? जब ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास वापस चला जाएगा और कार्बन का अपने पास रहेगा। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? इसका कोई रोल नहीं, तो 2 ही बॉन्ड है, तो इसके कारण यहाँ -2 और इस 2 बॉन्ड के कारण +2। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जन को यहाँ कंफ्यूजन होता है कार्बन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। क्लियर है?
2 क्वेश्चन और है, इसको भी फाइंड आउट आप आसानी से कर सकते हैं, निकाल लीजिएगा। ये भी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपका होमवर्क है, आप चाहो तो निकाल सकते हो, है ना, आप चाहो तो निकाल सकते हो, वही एक्स लेकर के बनाना, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, आसानी है, पोटासियम का पता, ऑक्सीजन का पता, हर जगह आप दोनों जगह निकाल सकते हो, क्लियर है, दोनों जगह आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या यूज करना है, क्लियर है। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने हर एक एंगल से ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना सीखा है। इन सारे रूल्स को याद करिएगा, जो भी पॉइंट्स बताए हूं अच्छा सा दिमाग में बैठाइएगा, अच्छा सा नोट्स बनाइएगा, तब इन वीडियो लेक्चर्स का आपको फायदा नजर आएगा। ऑल्दो इसका जो नोट्स का पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, तब आपको और भी मजा आएगा। डीपीपीज वगैरह रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।